नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतकाल एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। आज हम रीतकाल के विषय में अध्ययन करेंगे कि रीतकाल आखिर में है क्या। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल अपने राजाश्रय साहित्य, घोर श्रृंगारिकता, कवि शिक्षापरक लक्षण ग्रंथों के निर्माण, कलात्मक निपुणता तथा काव्य वैभव के चरमोत्कर्ष के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से श्रृंगार प्रधान काव्य निरूपक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। संवत 1700 लेकर 1900 के लगभग 200 वर्षों तक काव्य रचना के साथ साथ लक्षण ग्रंथों के निरूपण की ये अविरल परंपरा चलती रही, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल की रचनाओं से उसके समय, उसके समाज आदि की जानकारी मिलती है। सामाजिक दृष्टि से रीतिकालीन समाज मुख्यतः 3 वर्गों में बटा हुआ था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा तथा उसका परिवार, सामंत और मनसबदार आते थे। अमीर और धन संपन्न लोगों के पास भोग विलास के अतिरिक्त कोई काम नहीं था। काम था लेकिन वो करते नहीं थे। वे सभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। बिहारी जी लिखते हैं कि अपने अंग के जान के जोबन नृपत प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब में बड़ो इजाफा कीन। बादशाहों के साथ अमीरों को भी अपने हरम में एकाधिक यानी एक से अधिक स्त्रियों को रखने का शौक था। सम्राट के हरम में हजारों स्त्रियां होती थीं। अकबर के हरम में भी 5000 स्त्रियां थीं। इस प्रकार उच्च वर्ग के लिए ठाठ और ऐशो आराम में कोई कमी नहीं थी। मध्यम वर्ग एक प्रकार मितव्ययी वर्ग था, जो एक कड़ी का काम करता था। इसके अंतर्गत राज्य कर्मचारी, सेठ, साहूकार, दुकानदार और व्यापारी आते थे। तीसरा और अंतिम वर्ग श्रमजीवियों तथा मजदूरों का था, जिसमें मजदूर, कारीगर, किसान आदि आते थे। इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इनकी दशा समाज में अत्यंत दयनीय थी। ये गुलामों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। सबसे बेकार स्थिति तो स्त्रियों की थी, जिन्हें मात्र भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, और बादशाहों से लेकर अमीरों तक अपने हरम में स्त्रियों की संख्या बढ़ाने की होड़ लगी रहती थी। अनेक पत्नियां, रखैल स्त्रियों और वेश्याओं के आमोद प्रमोद से इनके जीवन का ठाट विलास तो इंद्र के दरबार को भी मात देता था। शतरंज खेलना, शिकार करना, पशु युद्ध, चौगान, कुश्ती, बाजीगरी, कबूतर उड़ाना, पतंग उड़ाना, मदिरा पान करना आदि इनके मनोरंजन में शामिल था। तीतर बटेर लड़ाना और उनसे खेलना शहजादों और राजकुमारों की दिनचर्या का अनिवार्य अंग बन गया था। विलासिनी माताओं को देखकर उनकी राजकुमारियां भी उन्मुक्त प्रेम प्रलाप करती थी। इस काल की बहुसंख्यक जनता कृषि कार्य में संलग्न थी और उन्हीं के श्रम पर मध्यम और उच्च वर्ग मौज करता था। सामाजिक अव्यवस्था की भांति इस काल की सांस्कृतिक परिवेश में भी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के प्रयासों से हिंदू और इस्लामिक संस्कृतियां एक दूसरे के सन्निकट आई थीं, किंतु औरंगजेब की कट्टरता ने उन्हें पुनः संकीर्ण कर दिया। विलास वैभव के खुले प्रदर्शन के कारण धार्मिक नियमों का बने रहना कठिन हो गया। महलों और गृहों से निकलकर मंदिरों तक विलास की यह लीला चल निकली। विलास साधनों से रहित वर्ग भाग्य और नियति के नियमों का अंधविश्वासी हो गया, जिसका लाभ दूसरे लोग उठाते रहे। इसका प्रभाव इस्लाम के भी आचार विचार पर पड़ा। लोगों की नैतिकता जाती रही। भोग विलास की आंधी ने उन्हें अपनी भीतर खींच लिया कि भक्ति का प्रभाव एकदम कुंद पड़ गया। रीतिकालीन कविता का अधिकांशतया सृजन और पोषण दरबार में हुआ।
रीतियुगीन कविता की आत्मा पर दरबारी सामंती मनोवृत्ति की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। युद्ध स्थल और हरम उस समय के दो महत्वपूर्ण स्थान होते थे। युद्ध स्थल में जहाँ राजा की गुणगान करते थे, वहीं उनके युद्ध के बाद वापस लौटने पर श्रृंगारपूर्ण रचनाएं लिखकर उनके मन को प्रसन्न करते थे और पुरस्कार प्राप्त करते थे। रीतिकालीन प्रवृत्ति रीतिकाल की विशिष्ट पहचान है, जिसमें रीति निरूपण लक्षण ग्रंथों की रचना की जाती थी। हिंदी कविता के इतिहास में यह अद्वितीय स्थान रखता है। इस युग में 3 तरह के रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ। प्रथम उन रीति ग्रंथों का जिनका उद्देश्य काव्यांग निरूपण करना था, काव्य निरूपण नहीं, जैसे जसवंत सिंह का भाषा भूषण, याकूब खां का रस भूषण। इस काल की कविता में काव्यांग निरूपण के आधार पर 2 प्रकार की अंतः प्रवृत्तियां देखी जाती थी, सर्वांग निरूपण और विशिष्टांग निरूपण। सर्वांग निरूपण के अंतर्गत साधारणतया काव्य लक्षणों, हेतुओं, काव्य प्रयोजनों, काव्य भेद, शब्द शक्तियों, काव्य आत्मा, रस, ध्वनि आदि का प्रयोग किया जाता था। श्रृंगारिक प्रवृत्ति रीतियुगीन कविता का प्राण तत्व है। प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार का चित्रण इन कवियों का प्रिय विषय था। जीवन के प्रति ऐहिक और भोगपरक दृष्टि अपनाने के कारण मानव मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रणय आकांक्षाओं की श्लील और अश्लील की परवाह किए बिना ही लोग अपनी रचनाओं को लिखते गए। रीति कवियों की स्वच्छंद दृष्टि अधिकांशतया देह सौंदर्य में ही उलझ कर रह गई। जैसे कि देव की एक उदाहरण देखते हैं। माखन सो मन जोबन सो है, दधते अध कै उर ईठी, जा छवि आगे छपा कर छाछ, समेत सुधा वसुधा सब सीठी। भाव और कला दोनों विधान ही इस काल में अलग हो गए। रीतिकाल के भूषण और पद्माकर जैसे कुछ कवियों ने वीर रस में राजाओं की राज प्रशस्तियाँ और वीरदावली लिखी, जिनका मूल विषय उनका अतुल्य शौर्य और पराक्रम का वर्णन करना था। श्रृंगार के बीच में वीर रस की धारा बहाने वाले इन कवियों ने वीर रस को रीतिकाल के श्रृंगार के बाद दूसरे महत्वपूर्ण रस के रूप में प्रयोग किया। भक्ति और नीति कथन की गौड़ प्रवृत्तियां भी रीतिकालीन युग में विद्यमान थीं। रीति ग्रंथों के प्रारंभ में मंगलाचरण और परिसमाप्ति में आशीर्वचन आदि के रूप में कहीं कहीं भक्ति रस के उद्गार भी मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी, पद्माकर, सेनापति आदि के मुक्तकों में भी भक्ति रस के दृष्टांत यदा कदा मिल जाते हैं। इसी प्रकार अलंकारिता की इस काल की एक शिल्पगत विशेषता है रीतिबद्ध कविता में, जिसका प्रभाव सर्वाधिक है। अलंकार, चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन के कारण ही जहाँ केशव कठिन काव्य के प्रेत हो गए, वहीं बिहारी ने अपनी कला कुशलता से गागर में सागर भर दिया। दरबारों में उक्ति चमत्कारों के कारण वाहवाही मिलती थी। परिणाम स्वरूप कविता में उक्ति, ऊहा और अलंकार की प्रधानता हो गई। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में रीतिमुक्त कवियों में अलंकारिकता के प्रति मोह अवश्य ही कम देखा गया। धन्यवाद मित्रों, ये थी रीतिकाल से संबंधित कुछ जानकारियाँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।